जब भी हम भारतीय संगीत की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, तानसेन। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि साधना, चमत्कार और संगीत के प्रति अनुशासन का एक प्रतीक है। चलिए आज इस महान संगीतकार की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये बातें उस संगीत की ताकत को दिखाती हैं जिसमें इतनी शक्ति थी कि वो प्रकृति को भी अपने सुरों पर नचा सके। यही तो तानसेन की कला का जादू था। तो सवाल ये उठता है कि ये संगीत का जादू आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें तानसेन के बचपन में ही मिलती हैं, जब उनकी इस अनोखी कला के पहले संकेत दिखने लगे थे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। वो ग्वालियर के पास बेहट नाम के गांव में पैदा हुए थे और संगीत तो समझिए उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता मकरंद पांडे वो भी एक गायक थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि रामतनु ने संगीत की पहली तालीम किसी स्कूल में नहीं बल्कि सीधे प्रकृति से ली। वो जंगलों में घूमते, जानवरों पक्षियों की अलग अलग आवाज़ों की नकल करते और बस वहीं से उन्होंने सुरों को साधना शुरू कर दिया। तो एक बच्चा जो जंगलों में जानवरों की आवाज़ निकालता था, वो संगीत का सम्राट कैसे बना? चलिए उनके जिंदगी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया और एक साधारण से रामतनु को बना दिया महान तानसेन। कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। ठीक वैसा ही हुआ रामतनु के साथ। उनकी इस छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना उस दौर के महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ने। उन्होंने रामतनु की आंखों में वो चमक देख ली थी। ये सफर आसान नहीं था। सबसे पहले गुरु ने प्रतिभा को पहचाना, फिर रामतनु ने बिना कोई सवाल किए खुद को पूरी तरह से अपने गुरु को सौंप दिया। इसके बाद शुरू हुआ सालों तक चलने वाला कठोर रियाज, और धीरे धीरे संगीत उनके लिए सिर्फ गाना नहीं बल्कि भगवान की पूजा बन गया। तो स्वामी हरिदास ने उन्हें कौन सी विधा सिखाई? वो थी ध्रुपद। आप यूं समझिए, ध्रुपद शास्त्रीय संगीत का एक बहुत ही गहरा और दमदार स्टाइल है, और इसी ध्रुपद शैली ने तानसेन के संगीत की नींव रखी। गुरु से ज्ञान मिलने के बाद तानसेन की शोहरत अब एक जगह तक सीमित नहीं रहने वाली थी। उनकी कला की गूंज छोटे छोटे राज दरबारों से निकलकर मुगल सल्तनत के सबसे बड़े दरबार तक पहुंचने वाली थी। अपने करियर की शुरुआत में वो रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबारी गायक थे, लेकिन उनकी कला की चर्चा इतनी फैली कि बात मुगल सम्राट अकबर तक जा पहुंची और उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आने का न्योता भेजा। और अकबर के दरबार में जाना कोई मामूली बात नहीं थी। तानसेन को वहां के 9 सबसे काबिल और असाधारण लोगों में जगह मिली, जिन्हें हम सब नवरत्न के नाम से जानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। अकबर खुद उनकी कला के दीवाने थे। वो तानसेन का इतना सम्मान करते थे कि उन्हें संगीत सम्राट का खिताब दिया, मतलब संगीत का राजा। कहते हैं जब तानसेन गाते थे तो पूरा दरबार बस मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था। चलिए अब उन किस्सों की बात करते हैं जो तानसेन को सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक जादूगर बना देते हैं। ये वो कहानियां हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। और इन किस्सों में सबसे मशहूर है राग दीपक का किस्सा। हुआ यूं कि दरबार में कुछ लोग उनकी शोहरत से जलते थे और उन्होंने ही तानसेन को ये राग गाने की चुनौती दे दी। ये एक ऐसा राग था जिसे गाना जान जोखिम में डालने जैसा था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। जैसे ही तानसेन ने राग दीपक के सुर छिड़े, दरबार में रखे सारे दिए खुद ब खुद जल उठे। ये नज़ारा देखने वाले बस देखते ही रह गए। लेकिन इस चमत्कार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। राग की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि तानसेन का अपना शरीर अंदर से आग की तरह जलने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुद ही इस आग में जलकर राख हो जाएंगे। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एक उम्मीद की किरण जगी। उनकी शिष्याओं ने तुरंत एक दूसरा राग गाना शुरू किया, राग मेघ मल्हार, वो राग जो बारिश लाने के लिए जाना जाता है। और फिर एक और चमत्कार हुआ। मेघ मल्हार के सुर जैसे ही आसमान में गूंजे, बादल घिराए और झमाझम बारिश होने लगी। इसी बारिश ने तानसेन के शरीर की आग बुझाई और उनकी जान बचाई। बस इसी एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।
अच्छा, ये तो हुई कहानियों की बातें, लेकिन इन कहानियों से अलग संगीत की दुनिया को तानसेन का असल योगदान क्या था? तो उन्होंने कई नए राग बनाए, जैसे राग दरबारी कानड़ा, मियाँ की टोडी और मियाँ मल्हार, जो आज भी गाए जाते हैं, और वो ध्रुपद शैली के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बने। तानसेन तो इस दुनिया से चले गए, पर उनका संगीत, वो आज भी जिंदा है। उनकी विरासत आज भी सदियों बाद संगीत की दुनिया को रोशन कर रही है। देखिए, उनका जन्म लगभग 1500 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1586 के आसपास। पर उनका संगीत उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई शक्ल में आगे बढ़ता रहा। उनकी इस संगीत परंपरा को उनके वंशजों और शिष्यों ने आगे बढ़ाया, जिसे सैनिया घराना के नाम से जाना जाता है। इसी घराने ने पीढ़ी दर पीढ़ी तानसेन की अनूठी शैली और उनकी आत्मा को जिंदा रखा। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तानसेन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो संगीत की एक पूरी संस्था थे। और उनकी बनाई धुनें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा संगीत कभी नहीं मरता।